हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी कॉमर्स मेल 2021 का पेपर। आज हमारा इसका पार्ट 2 है जिसमें हम कुछ 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, इससे पहले वाले में हम 4 सेट यानी कि 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पहले। अभी अब पार्ट 2 में हम लोग 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 140, और पार्ट 3 में फिर 60 क्वेश्चन डिस्कस करके पूरा पेपर एंड कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इनकम टैक्स इज रिलेटिवली हायर ऑफ रेजिडेंट व्हेन कंपेयर विथ नॉन रेजिडेंट। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि रेजिडेंट का जो इनकम टैक्स इंसिडेंट है वो ज्यादा होता है और नॉन रेजिडेंट का कम होता है। इसमें भी अगर आप एक चीज और देखोगे, रेजिडेंट को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो अगर टैक्स इंसिडेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा टैक्स इंसिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, फिर उससे कम इंसिडेंट होता है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, और सबसे कम इंसिडेंट होता है नॉन रेजिडेंट में। अगर आप थर्ड पार्ट देखते हो, थर्ड ऑप्शन देखते हो, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है, इंसिडेंट ऑफ टैक्स इज लोअर इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ग्रेजुएटी और पेंशन इज पार्शली एग्जेम्प्टेड, ये भी ट्रू है, क्योंकि क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके जो भी वैल्यू आती है उसे एग्जेम्प्ट कर देते हैं, और बाकी क्या होती है, टैक्सेबल। एग्रीकल्चर इनकम इज टोटली एग्जेम्प्टेड। देखिए अगर ये अनट्रू होता फिर भी हम इस आंसर को देख सकते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम अगर लैंड रूरल एरिया में तो फुली एग्जेम्प्टेड होती है, अर्बन में है तो उसका अलग कैलकुलेशन का तरीका है। उसके अलावा भी एग्रीकल्चर इनकम के अलावा अगर अलग अदर हेड से भी इनकम आती है तो फिर एक लिमिट क्रॉस करने के बाद एग्रीकल्चर इनकम भी टैक्सेबल इनकम में ऐड होती है। इवन प्रोविजन है, बाद में उसे डिडक्ट कर दिया जाता है कुछ सिचुएशंस में, लेकिन वो ऐड होती है। तो अगर ट्रू की बात करेंगे तो चारों की चारों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं है एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। A company financial performance is depend on the share issued by the company. एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी शेयर इशू करती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। कंपनी जो शेयर इशू करती है उससे उसको कैपिटल मिलती है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर को वो डिफाइन कर सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस को डिफाइन नहीं कर सकती। ए कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। अगर ये इन्वेस्टमेंट इन एसेट की जगह फिक्स एसेट लिख देता तो थोड़ा सा ये ट्रू स्टेटमेंट हो सकती थी। ठीक है। ए कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज डिपेंड ऑन द लिक्विडिटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी लिक्विडिटी और कैश की अवेलेबिलिटी और स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, ट्रू है। अ कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर एक कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन एड? फॉरेन एड का चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये आपको लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है, प्लस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मिल जाता है, यानी कि जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा है, थर्ड ऑप्शन ही ये चीज बता रहा है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। द गोल्ड स्टैंडर्ड वाज ब्रीफली रीइंस्टेटेड फ्रॉम विच टू विच ईयर? गोल्ड पहले क्या है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड यूज किया जाता था, बट जैसे जैसे इकोनॉमी लार्ज होती गई, बिजनेस बढ़ता गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो फिर उतना गोल्ड जो है सब लोग रिजर्व करके नहीं रख पाए, तो फिर ये गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया गया। बीच में ये एक बार आया था 19th सेंचुरी में, तो उसी को कहा है रीइंस्टेटेड। तो कब आया था, 1925 से 31 में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following performance of balance sheet of a company does require that figure of a previous year should be shown in separate column along with the figure of the current year?
विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द आइटम ऑफ लाइबिलिटी एंड एसेट। एसेट एंड लाइबिलिटी के हर एक आइटम के लिए प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का कॉलम बना के उसमें अमाउंट को शो किया जाता है। तो वो दोनों फॉर्म में होता है, वर्टिकल में भी होता है और हॉरिजॉन्टल में भी होता है। वर्टिकल में आज की डेट में अगर हम बात करें तो कंपनी की सिचुएशन में वर्टिकल ही वैलिड है, हॉरिजॉन्टल खत्म कर दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद। तो बिल्कुल ही इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, वो अभी भी हॉरिजॉन्टल का यूज करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस और करंट डेटा किस में लिखते हैं, तो दोनों के दोनों में ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर कैलकुलेटिंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इन द केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी द रेलेवेंट डेट इज। अगर प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कहां से कैलकुलेट करते हैं, द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Which is on the x and y axis on the graph of product life cycle। देखिए जैसे बंदे की जीवन की लाइफ साइकिल है, बर्थ होता है, फिर वो चाइल्ड होता है, यंग एज आती है, ओल्ड होता है, देन डिक्लाइन। इस तरह से प्रोडक्ट की लाइफ भी आती है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम बनाते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिया जाता है टाइम और वाई एक्सिस पे क्या लिया जाता है, सेल्स। तो स्टार्टिंग होती है भाई, पहले इनिशियल से टेक ऑफ स्टेज होती है, इस तरह से पहुंच के फिर सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच के फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट के भी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की भी 4 स्टेजेस होती है, जिसमें कि अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे सेल। इनमें से भी कौन सा ऑप्शन भी नहीं है जिसमें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो कोई भी आंसर नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल बात करें टाइम और सेल्स की एक्सिस को हटा के, तो सिर्फ यही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बट टेक्निकली ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सेस क्या है, रॉन्ग लिखी हुई है। तो आधे लोग तो भाई कहीं नेगेटिव मार्किंग है, गलत ना हो जाए तो इसको ड्रॉप करके ही आए होंगे पता होने के बावजूद भी। क्वेश्चन नंबर 8, विच इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इज पार्शली एग्जेम्प्टेड। इनमें से कौन सी इनकम पार्शली एग्जेम्प्टेड होती है। देखिए शेयर्स फ्रॉम रजिस्टर्ड फर्म जो है पार्शली एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम आपने पढ़ाई है, फुली एग्जेम्प्टेड होती है। और इंटरेस्ट ऑन सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी फुली एग्जेम्प्टेड होती है। जो शेयर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म है, इसका मतलब है जो अनरजिस्टर्ड फर्म से किसी बंदे को जो प्रॉफिट मिलता है, कोई प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, वो क्या है, पार्शली एग्जेम्प्टेड। इसी तरह से एसोसिएशन ऑफ पर्सन से जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों ने मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, लोगों का ग्रुप है, उससे किसी को अगर प्रॉफिट मिलता है तो वो भी क्या होता है, पार्शली एग्जेम्प्टेड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, X set up a new business on 1st October 1987, does not close his books on March 31st 1988। 6 महीने का पीरियड आया था मार्च तक, लेकिन उसने अपनी बुक क्लोज नहीं की। बुक कब क्लोज की उसने, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि कितने मंथ के बाद बुक क्लोज की है, उसका जो असेसमेंट पीरियड क्या है वो 18 मंथ है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, Which media is very effective for advertisement but is the most expensive। सिंपल है, टेलीविजन, ऑडियो और विजुअल दोनों है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक साथ टारगेट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, when marketing practice are condemned for lessening rivalry, the analysis falls under which general space of social marketing issue। देखिए जब मार्केट प्रैक्टिस जो है कंडेम करती है किसको, कंपटीशन को, जो कंपटीशन है उसको कंडेम करिए, उसको लेसनिंग राइवरी को कंडेम करी है, तो उस एनालिसिस को, सोशल मार्केटिंग इशू को क्या कहेंगे, उसको कहते हैं मार्केटिंग इम्पैक्ट ऑन अदर बिजनेस। तो ये करेक्ट है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु अपॉइंट नाबार्ड चेयरमैन। नाबार्ड के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, नाबार्ड के चेयरमैन को अपॉइंट करता है यूनियन, अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। अगर ये पूछता है कौन से ईयर प्लान में हुआ था, तो ये क्या किस में हुआ था, 6th 5 ईयर प्लान में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्लियर है।
और ये जो नाबार्ड है रूरल एग्रीकल्चर बैंक से रिलेटेड है, उनको ये क्या है जो क्रेडिट है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा वाज पास्ड बाय लोकसभा। देखिए फेमा जो है लोकसभा में पास हुआ था 22 दिसंबर 1999 में। इसका इनेक्टमेंट जो एस्टेब्लिश है वो माना जाता है 29 दिसंबर 99 को। और ये अप्लाई कब हुआ था? ये अप्लाई हुआ था 2000 से स्टार्ट हो गया था, 2000 में स्टार्ट हो गया था। और फेमा से पहले कौन सा एक्ट था? वो था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। क्लियर है? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर मेड होता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर। यानी कि हर एक कंपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर इतने महंगे होते हैं तो उसका जो पूरा वर्जन है वो कंपनियां अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाती हैं। या कई बार कंपनी के पास जो एक्चुअली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है वो उसकी फुलफिल नहीं करता नीड को, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाती है। तो इस सॉफ्टवेयर की क्या डिसएडवांटेज होती है? सॉफ्टवेयर की डिसएडवांटेज होती है इट इज डिफिकल्ट टू लर्न एंड रिक्वायर हाई टेक ट्रेनिंग। क्योंकि ये कंपनी स्पेसिफिक है, बंदे ने कितना भी कुछ सीखा हो लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर तो कंपनी स्पेसिफिक होते हैं, तो उसके लिए ट्रेनिंग की नीड होती है और इसको डिफिकल्ट होता है लर्न करना, क्योंकि उसने जो कोर्स किया हुआ है उसमें जनरल चीजें सीखी हुई हैं, इसके लिए उसको स्पेसिफिकली ट्रेनिंग लेने की नीड होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1959 एंड अ कोर्स ऑफ टाइम 8 major state associated banks were amalgamated with the main bank as its subsidiaries. Which one of the following is not one of those bank? इनमें से वो कौन सा बैंक नहीं है जो अमलगमेट नहीं हुआ था? देखिए बैंक ऑफ राजस्थान, बैंक ऑफ ठीक है सौराष्ट्र, ये सब हैदराबाद स्टेट बैंक ये अमलगमेट हुए थे। बैंक ऑफ पंजाब अमलगमेट नहीं हुआ था एसबीआई में। बैंक ऑफ पंजाब जो है अमलगमेट हुआ था सेंचुरियन बैंक में और मिलके बन गया था सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या है? करेक्ट है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? मार्केट ग्राइंडिंग इज एन एनालिटिकल टेक्निक विच फैसिलिटेट डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू सेगमेंट। देखिए मार्केट ग्राइंडिंग टेक्निक के थ्रू ही जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो क्रिएट होते हैं। और मार्केट सेगमेंटेशन क्या होते हैं? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे मार्केट को ग्रुप्स में डिवाइड करना, यानी कि एक सेगमेंट में सिमिलर कैरेक्टर और दूसरे सेगमेंट में दूसरा वाला सिमिलर कैरेक्टर, दोनों मार्केट सेगमेंट में अलग अलग कैरेक्टर को रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, इसमें हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF? इनमें से IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऑब्जेक्टिव नहीं है। असेसिंग मेंबर कंट्रीज टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, मेन मोटो इसका यही होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, डिस्करेजिंग अडॉप्शन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, डेवलपिंग अ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट। देखिए पहले चारों के चारों जो थे वो ऑब्जेक्टिव थे IMF के, लेकिन अभी एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मेंटेन करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज रेट को कोई स्टेबल नहीं करना चाहता, सब कंट्री को ग्रो करना चाहते हैं। अपना बैलेंस उनको अदर तरीके से बनाना है, कोई भी बैलेंस जो है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के थ्रू नहीं बनाता। आज की ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे ये उसका जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रीवियसली था व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड, लेकिन अभी इसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर? सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन मैचिंग करनी है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? करंट लायबिलिटीज, सब्सक्राइब कैपिटल और करंट एसेट्स। देखिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इनको फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है,
देन करंट लायबिलिटी, अनक्लेम डिविडेंड, डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है और जब तक वो शेयर होल्डर उसको क्लेम नहीं करते कंपनी के लिए वो क्या है, करंट लायबिलिटी। सब्सक्राइब कैपिटल, देखिए जो शेयर फॉरफिटेड हो जाते हैं जब तक वो री इशू नहीं किए जाते तब तक उनका बैलेंस कहाँ दिखाया जाता है, सब्सक्राइब कैपिटल में। करंट एसेट, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, इन्वेंट्री है, स्टॉक है। इन्वेंट्री और स्टॉक तीन टाइप का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है इससे। सी, फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकेंड के साथ फर्स्ट, थर्ड के साथ सेकेंड एंड फोर्थ के साथ थर्ड। इसका मतलब क्या है, आंसर करेक्ट है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Who said recruitment is a business and it is a big business? किसने ये स्टेटमेंट दी है, ये डेल ऑर्डर ने ये दी है स्टेटमेंट। आंसर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, सेट 6, क्वेश्चन 1। व्हाट इज अ इंडेक्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी? देखिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखने का इंडेक्स है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिवरेज भी कहा जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज भी ऑलरेडी डिस्कस, तो भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू हेल्प द इंटरव्यूअर इन अप्रेजिंग certain skill of candidate like initiative and interpersonal skill which interview is being talk about। तो अगर किसी पर्टिकुलर, ध्यान दीजिएगा कि इंटरव्यू हेल्प द इंटरव्यूअर इन अप्रेजिंग सर्टेन स्किल, इंटरव्यूअर जो है सर्टेन स्किल को जानना चाहता है कैंडिडेट की, उसके इंटरपर्सनल स्किल को जानना चाहता है, कौन सा तरीका यूज करेगा, उसका तरीका क्या है, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ठीक है, फॉल्स को ही देख लेते हैं हम। इन टोटल कोस्ट अप्रोच ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन द कोस्ट ऑफ ईच एलिमेंट इज कंसिडर्ड इन आइसोलेशन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, कह रहा है इन टोटल अप्रोच ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने की अप्रोच में द कोस्ट ऑफ ईच एलिमेंट इज कंसिडर्ड इन आइसोलेशन, हर एक एलिमेंट को अलग अलग काउंट किया जाता है। ठीक है ना, और बाकी करेक्ट है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी होती है, यानी कि सही टाइम पे सही जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन से चीज पहुंचती है, ट्रू है। यहाँ पे टोटल कोस्ट अप्रोच एनविसेज द यूज ऑफ टोटल कोस्ट व्हाइल चूजिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे टोटल कोस्ट काउंट की जाती है। एफिशिएंट कस्टमर सर्विस इज अन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है आइसोलेशन में कैलकुलेट की जाती है, तो हम आइसोलेशन में कैलकुलेट नहीं करते, सारी कोस्ट को एक साथ कैलकुलेट करके कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, अनट्रू हो गई। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पेरोल सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सॉफ्टवेयर? पेरोल सॉफ्टवेयर कौन सा एग्जाम्पल है, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। पेरोल क्या होता है, जहाँ पे लोगों की सैलरी, वेजेस शीट वगैरह तैयार की जाती है जिस सॉफ्टवेयर में, उसे बोलते हैं पेरोल सॉफ्टवेयर। तो ये पर्टिकुलर काम के लिए होता है, तो इसको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन विच ईयर डिड द इनकम टैक्स एक्ट कम इनटू फोर्स? तो ये आया था, कम इनटू फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये पास हुआ था 1961 में और कम इनटू फोर्स कब आया था, 1962 में। पास हुआ था 1961 में और आया फोर्स में कब आया, 1962 में। तो ये चीजें भी ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा है, कमिंग टू फोर्स पूछा है, एस्टेब्लिश पूछा है, पास पूछा है, क्या पूछा है, उसको ध्यान से देखने के बाद हमें अपना आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6, एनुअल रिपोर्ट इज गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू। एनुअल रिपोर्ट किसको दी जाती है, एनुअल रिपोर्ट दी जाती है शेयर होल्डर्स को, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और कौन से शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। Moving on the next question, question number 7. A method used in comparative analysis of financial statement. Financial statement के comparative analysis में क्या use करते हैं हम, common size analysis। ठीक है। बैंक ऑफ वेनिस was established in, बैंक ऑफ वेनिस सबसे पुराना बैंक है, कब एस्टेब्लिश हुआ था,
1157 में। और ये सिर्फ इंडिया का नहीं, ये वर्ल्ड का सबसे पुराना बैंक है। जो बैंकिंग सिस्टम हम देख रहे हैं उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। द वर्ड डाउन सीजिंग वॉज कॉइन्ड बाय, डाउन सीजिंग वर्ड किसने दिया है, ठीक है, वो दिया है सेफिन रॉड्स एंड मॉर्गन स्टेनली। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट इज डेबिटेड टू। अगर गुड्स कंसाइनमेंट के लिए भेजे जा रहे हैं तो वो डेबिट किसको किए जाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट में क्रेडिट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। मॉनेटरी पॉलिसी इज वन ऑफ आरबीआई कंट्रोल एक्सपेंशन। आरबीआई जो है एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करती है। अब आपसे ये भी ध्यान रखना है कि ट्रू पूछा है तो ये ट्रू है। आरबीआई पोसेस एक्सटेंसिव पावर ऑन क्रेडिट कंट्रोल ओवर क्वांटिटेटिव इन नेचर। जो आरबीआई जो क्रेडिट कंट्रोल करती है तो ओनली नहीं होता, उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों नेचर होते हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई हैज बीन रेदर वीक। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, ये कह रहा है द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई हैज बीन रेदर वीक। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो वीक है, ये भी काफी हद तक ट्रू है, क्योंकि उसको सिर्फ शॉर्ट रन में ही अप्लाई कर सकते, कोई सॉलिड पॉलिसी इनके पास नहीं है। द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई हैज बीन वेरी इफेक्टिव। भाई देखिए, हर सिचुएशन में इफेक्टिव नहीं है, कोशिश करती है आरबीआई इफेक्टिव करने की। तो यहाँ पे अगर हम सही बात करें, मतलब पूरी तरह से ट्रू की बात करें, वेरी इफेक्टिव तो नहीं है, यू कैन से इफेक्टिव। तो ए और सी क्या है, राइट आंसर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ पॉजिटिव सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व की स्लोप पॉजिटिव ही होती है। ये भी क्वेश्चन नॉनसेंस तरीके से पूछा हुआ है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व लाइक, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि सप्लाई कर्व की स्लोप हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। व्हाई, बिकॉज देयर इज पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो क्या होता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग, यानी कि इट्स स्लोप अप एंड राइट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट सिचुएटेड। तो ये कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 14, L+F3 शॉर्टकट की यूज की जाती है टैली में कंपनी क्रिएशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड और एनी फिक्स इनकम सिक्योरिटी इज इक्वल टू। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो होता है समेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिस्काउंटेड कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, और यू कैन से द वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अगर इस तरह की स्टेटमेंट लिखी है तो वो क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी कि फ्यूचर में जो फ्लो मिलने वाले हैं, सपोज 1 ईयर के बाद जो मिलेगा 1000, 2 ईयर के बाद 13,000, कुछ भी जो भी अमाउंट है उसको प्रेजेंट में डिस्काउंट करके चेक करना कि उसकी क्या वैल्यू है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर मल्टीपल कैश फ्लो है तो सबको सम कर दोगे तो क्या मिल जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। अब एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है इंट्रिंसिक। इनमें डिफरेंस क्या है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक, ENTRINSIC। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी कि जो प्रीमियम है, जो मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो को लेस करोगे तो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक ये वाली वैल्यू कौन सी होती है, दिस इज द समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो। यानी कि फ्यूचर में जो फ्लो मिलेगा उसको प्रेजेंट में डिस्काउंटेड करके लाके कैलकुलेट करना क्या है,
इंट्रिंसिक। और ENTRINS के क्या होता है, मार्केट वैल्यू में से जो फ्यूचर की फ्लो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू को लेस करके जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। विच मार्केट बिकम नेसेसरी एट अ सैचुरेशन स्टेट। सैचुरेशन स्टेज यानी कि जब आपका प्रोडक्ट जो है फल फूल गया है, काफी मार्केट अच्छी गेन किया हुआ है, अच्छी पोजीशन पे है, उस सैचुरेशन पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे कौन सी क्या चीज मतलब नेसेसरी है ये पूछा गया है। तो क्या नेसेसरी है, अनडिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, डिफ्रेंशिएटेड और कॉन्सेंट्रेटेड। तो उस पर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करना जरूरी है, क्योंकि आप सैचुरेशन पॉइंट पे हो, यानी कि अच्छे खासे आपके पास कस्टमर हैं, तो आप अपने कस्टमर को मेंटेन रखना चाहते हो और पोटेंशियल कस्टमर को और अट्रैक्ट करना चाहते हो ताकि आपका डिक्लाइन स्टार्ट ना हो। तो आपको अपने कस्टमर को डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनकी नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा ताकि आपकी मार्केट में पोजीशन प्रॉपरली बनी रहे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following does not hold short-term claim as working balance against the major reserve center? ये भी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल बैंक RBI दोनों देके रखा हुआ है इसने। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रल बैंक ही क्या होता है, RBI होता है पहली चीज तो। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आपको समझ आ रहा हो तो वीडियो पे कमेंट करके बताइए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड शॉर्ट टर्म क्लेम एज वर्किंग बैलेंस अगेंस्ट द मेजर रिजर्व सेंटर। तो मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ आए तो वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, बड़े ही अजीब से बेसलेस क्वेश्चन डाले हुए हैं पूरे पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं, ये वो स्टोर होते हैं जहाँ पे जो कंज्यूमर उसकी नीड की सब चीजें मिलती हैं, मतलब सब चीजें मतलब जो उसे चाहिए हर चीज अवेलेबल है, सबके लिए अलग अलग अरेंजमेंट की होती है एक ही रूफ के अंदर, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। अब इसमें क्या है, नोट एंड एडवांटेज की बात की गई है। तो दीज स्टोर्स आर एबल टू ऑफर वेरियस प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। तो ये रीजनेबल प्राइस पे नहीं देते, हाई प्राइस चार्ज करते हैं या नॉर्मल प्राइस चार्ज करते हैं। तो ये क्या है, नोट द एडवांटेज। दी स्टोर कैन अफोर्ड टू हैव इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट थ्रू प्रेस रेडियो, क्योंकि इनके पास बहुत सारा है तो ये एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बल्क बाइंग कर सकते हो, यहाँ पे सब चीजें हैं हैवी डिस्काउंट पर, क्योंकि जब बल्क बाइंग करोगे तो ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक दो चीजें लेने जाओ और आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल जाए। देयर सेंट्रल लोकेशन अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ, कई बार इनको ऐसी ऐसी लोकेशन पे लगाया जाता है कि जहाँ पे कस्टमर है आसानी से अट्रैक्ट होके आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 19, while recruiting a test is conducted to find out whether a candidate is interested in the job for which he is a candidate and to find out which area of job range the candidate interested। भाई जिस जॉब के लिए कैंडिडेट आया है वो मजबूरी में आया है, वो उस पर्टिकुलर वर्क में इंटरेस्ट रखता है, उस कैरेक्टर को जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम बताना है। चारों के चारों मेरे अकॉर्डिंग टेस्ट गलत हैं। इस चीज को जानने के लिए, उसके इंटरेस्ट को जानने के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। आपको सही लगता है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैंने अब ये पूरा सर्च करा है, तो सर्च करने के बाद मुझे तो इसमें से ऑप्शन कोई भी एक भी करेक्ट मतलब सुटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट टेस्ट में जाना चाहिए एज पर सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, सेल्स एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा रेंट रिसीव्ड, यानी कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई बिल्डिंग खरीदी है वहीं से रेंट मिला है, इंटरेस्ट मिला है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो ये क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन को रिपे करना, शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, डिबेंचर रिपे करना, डिविडेंड पेड करना, ये कहाँ आते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। रॉ मटेरियल परचेज करना, ये आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस,
देखिए फाइनेंशियल होता है एंटरप्राइजेस तो ये ऑपरेटिंग में आता है, नॉन फाइनेंशियल है इसलिए किसमें आएगा, ये आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो आंसर क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आपका नेक्स्ट सेट 7 स्टार्ट हो गया हमारा, 8, 9, 10 नेक्स्ट में करेंगे। Question number 1. This technique of performance appraisal was first developed in USA and UK in 1943. ये टेक्निक यूएसए एंड यूके में सबसे पहले 1943 में डेवलप हुई थी। इस फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है ये अक्रॉस अ सीरीज ऑफ सिलेक्टेड एक्सरसाइज और वर्क सैंपल। विच टेक्निक्स इज बीइंग दिस, तो ये टेक्निक क्या है, असेसमेंट सेंटर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. इंश्योरेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब देखिए ये भी डाउटेड क्वेश्चन ही है। इंश्योरेंस का अगर हम बोलते हैं लार्ज नंबर्स, तो बहुत सारे लोग इंश्योर होते हैं, उन्हीं का पैसा इकट्ठा होता है। प्रोबेबिलिटीज भी होती है, भाई रिस्क होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो पर्सन है जिसका इंश्योरेंस किया जाता है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। शेयरिंग ऑफ लॉसेस भी है, जितने लोग प्रीमियम पे करते हैं उन्हीं के पैसे से जो है पेमेंट की जाती है लॉस की। अब सपोज आपने कार का इंश्योरेंस करा रखा है और आपकी कार में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आपका प्रीमियम खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर आप फिर प्रीमियम दोगे, लेकिन जो आप प्रीमियम दे रहे हैं वो लॉस उससे जो और लोग हैं जिनका लॉस हो रहा है उसको मेट किया जा रहा है, तो शेयरिंग ऑफ लॉस भी होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो चारों के चारों क्या हैं, प्रिंसिपल हैं। आप अपनी राय वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग चारों के चारों क्या हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है। सारे क्वेश्चन इन्होंने ऐसे डाले हैं बहुत सारे जिनमें डाउट होता है, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे लोग तो वैसे ही मतलब आसपास जाके ही काफी लोगों के साथ ऐसा होगा कि बहुत पास पहुंच के वो रह जाएंगे कट ऑफ के। क्वेश्चन 3. फिक्टिशियस एसेट्स आर इंक्लूडेड इन। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट एक्चुअल में आपके डेफर्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर होते हैं फिक्टिशियस। कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, अंडरराइटर कमीशन, हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, जिनको एक साथ राइट ऑफ ना करके, पे ऑफ ना करके इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ किया जाता है। यानी कि हैवी एक्सपेंडिचर हो जाते हैं तो सेम ईयर की प्रॉफिट से उनको राइट ऑफ या चार्ज नहीं किया जाता, इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ किया जाता है। तो ये एसेट साइड में आते हैं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट के नाम से। तो यहाँ पे इसमें से कोई भी ऑप्शन सेट नहीं हो रहा, ना तो फिक्स में आते ना करंट में आते, तो इसको भी देखना पड़ेगा कि भाई किस हिसाब से इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ऑन विच ऑफ द डिपॉजिट इंटरेस्ट इज नॉट पेड। देखिए सेविंग पे भी इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट पे तो मिलता ही है, और रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आप एक साथ पैसे ना करके रिकरिंग डिपॉजिट की फैसिलिटी होती है, मंथली या कुछ जैसे पोस्ट ऑफिस में लोग जमा करते हैं, इस तरह से रिकरिंग डिपॉजिट भी होती है। तो ये सेविंग और एफडी के बीच की सिचुएशन है, तो वो रिकरिंग डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। करंट अकाउंट किसका होता है, बिजनेसमैन का होता है, वो मल्टीपल टाइम्स एक दिन में ट्रांजेक्शन्स कर सकता है बैंक के साथ। इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि जितना पैसा अकाउंट में उससे ज्यादा भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, नेगेटिव बैलेंस रहता है, और उस नेगेटिव जितना ज्यादा एक्स्ट्रा निकालते हैं उस पे ऊपर क्या चार्ज होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5. विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ए प्राइवेट कंपनी डज नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस। देखिए प्राइवेट कंपनी में लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल में शेयर डिवाइड होते हैं, तो उनके ना तो जनरल पब्लिक उसमें अप्लाई करती है, तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस की नीड नहीं होती। ट्रू है स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द कॉल इन एडवांस द बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कॉल इन एडवांस इज क्रेडिट। ऑब्वियसली कॉल इन एडवांस क्या है, इनकम है, तो आ रहा है, इनकमिंग है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और कॉल इन एडवांस को क्या करेंगे, क्रेडिट। द लमसम अमाउंट कैन रिसीव ऑन शेयर। शेयर पे लमसम अमाउंट भी मिल सकती है, अगर एडवांस मिल जाती है या लमसम मिल जाती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे किया जा सकता है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड ऑन इक्विटी। इक्विटी के ऊपर डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होती, ये अनट्रू है।
इक्विटी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी में प्रॉफिट है या नहीं है। ज्यादा प्रॉफिट होता है तो ज्यादा मिलता है रिटर्न, कम होता है तो कम मिलता है, और अगर प्रॉफिट बचता ही नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलता। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। रीड द असर्शन एंड रीजन। आपको बताना है कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, बिल्कुल ट्रू है। कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ड्यू टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से जो कैपिटल है उसको क्या माना जाता है, इंटरनल लायबिलिटी। बैलेंस होता है ड्यूल एस्पेक्ट का, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी है आउटसाइडर लायबिलिटी और कैपिटल क्या है, इनसाइड लायबिलिटी। तो ए ट्रू है और आर क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following term is dissimilar to the other four in the context insurable interest in the life insurance। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि वही बंदा इंश्योरेंस करा सकता है जिसका किसी बंदे के प्रति क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। जैसे कि भाई जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपने जो उनके बच्चे हैं उनका इंश्योरेंस करा सकते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करा सकता है, ठीक है ना। और जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ही यही है कि जिसका जिसके साथ कोई रिलेशन है, कुछ इंटरेस्ट है, किसी तरह से वो जुड़े हुए हैं, वो ही उसका इंश्योरेंस करा पाएगा। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिसिमिलर। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, क्रेडिटर। तो यहाँ पे डिसिमिलर की बात करेंगे तो डिसिमिलर डेटर्स होंगे, क्योंकि डेटर्स में क्या है, डेटर्स में भी इंश्योरेंस कराया जा सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा, डेटर्स की सिचुएशन में इंश्योरेंस उस अमाउंट का कराया जाएगा जितने का डेटर है। सपोज अगर डेटर 10 लाख का है तो 10 लाख का इंश्योरेंस कराया जा सकता है। ये थोड़ा सा डाउटेड क्वेश्चन ही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका मतलब करेक्ट आंसर कहना भी पॉसिबल नहीं है, मतलब पूरी तरह से गलत ही लग रहे हैं। In India, the first step towards building up a structure of development financial institution was taken up with which establishment? देखिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेप किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से लिया गया था, तो वो लिया गया था इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक था जो 1948 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट फाइनेंस चीपर रेट पे प्रोवाइड करता था, जिससे कि जो इकोनॉमी है उसको पुशअप किया जा सके। तो 1948 में सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यही एस्टेब्लिश हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो क्या था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948 में। क्वेश्चन नंबर 9, A, B, C share profit and losses in the ratio of 3:2:1. What will be the new profit sharing ratio of A and C if B retire from the business? अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसने अपना जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर को किस रेशो में दिया है, या रिमेनिंग पार्टनर ने उसके शेयर को किस रेशो में शेयर किया है, ये नहीं दिया होता, तो रिमेनिंग रेशो ही क्या हो जाता है, न्यू। इस सिचुएशन में जो रिमेनिंग रेशो है, रिमेनिंग रेशो ही क्या हो जाएगा, न्यू रेशो, और रिमेनिंग ही रेशो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो। क्लियर? तो गेनिंग पूछा होता या न्यू पूछा होता, और सिंपल सिचुएशन है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो रिमेनिंग रेशो ही क्या हो जाता है, गेनिंग और न्यू रेशो। तो बी रिटायर हो गया, रिमेनिंग क्या हुआ, 3:1, तो यही क्या हो गया आंसर। इसमें कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत भी नहीं होती है। Question number 10. What is a program or policy of a company that aim to eliminate discrimination by providing equal opportunity and thereby improve his her profession? देखिए कह रहा है कि प्रोग्राम और पॉलिसी कंपनी की जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करके सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव एक्शन। Moving on the next question, question number 11. What is the maturity term for most of the treasury bill when issued? ट्रेजरी बिल क्या होता है, देखिए आरबीआई जो है दो तरह से गवर्नमेंट को फंडिंग कर सकती है। आरबीआई गवर्नमेंट को दो तरह से फंडिंग में हेल्प करती है, एक ट्रेजरी बिल इशू करके और दूसरी क्या करती है, न्यू करेंसी इशू करके।
दोनों की दोनों सिचुएशन क्या है, डेफिसिट में आती है। और ये जो न्यू करेंसी ऐसे बोलते हैं, न्यू करेंसी बिना किसी रिजर्व के अगर आरबीआई गवर्नमेंट को फाइनेंस करने के लिए बिना किसी रिजर्व के करेंसी इशू करता है तो उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। और ट्रेजरी बिल इशू करते हैं आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और जो लोग इसे परचेज करते हैं या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उनसे जो पैसा आता है उसे आरबीआई गवर्नमेंट को दे देता है। तो ये जो ट्रेजरी बिल है इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 91 डेज, 181 डेज और 364 डेज होता है। तो यूजुअली इसका टाइम 91 डेज, 181 डेज और 364 डेज होता है। हमारे पास 91 डेज आंसर है, तो इसी को हम क्या करेंगे, टिक। अगर ये ना हो के इनमें से कोई होगा तो यू शुड गो फॉर दैट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स? द कैश रिजर्व रेशियो अफेक्ट द क्रेडिट क्रिएशन। ऑब्वियसली कैश रिजर्व रेशियो से क्रेडिट क्रिएशन इफेक्ट होती है। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, सीआरआर, यानी कि बैंकों का वो हिस्सा, कमर्शियल बैंक का वो पर्टिकुलर परसेंटेज जो वो किसके पास डिपॉजिट करते हैं, आरबीआई के। अगर आरबीआई इस परसेंटेज को बढ़ा देगा तो उनके पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए मनी कम बचेगी, तो ऑब्वियसली क्रेडिट क्रिएशन के लिए इम्पैक्ट करता है। अगर आरबीआई इस रेट को कम करेगा तो बैंक के पास रिमेनिंग क्रेडिट क्रिएशन के लिए अमाउंट ज्यादा बचेगी। तो आरबीआई का जो सीआरआर है, एसएलआर है, ये सब क्रेडिट क्रिएशन को इम्पैक्ट करते हैं एंड कम्स अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। क्लियर है? देन नेक्स्ट ऑप्शन है, बिजनेस कंडीशन ऑफ द बैंक लाइक इन्फ्लेशन, डिप्रेशन एक्सेट्रा अफेक्ट द क्रेडिट क्रिएशन। ऑब्वियसली ये भी क्रेडिट क्रिएशन, बट डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, तो ये सारी चीजें भी क्रेडिट क्रिएशन को इम्पैक्ट करती है। ये भी ट्रू है, हमें फॉल्स बतानी है। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक अफेक्ट द कैश रिजर्व रेशियो। सेंट्रल बैंक की जो क्रेडिट पॉलिसी है, यानी कि वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, क्या क्रेडिट पॉलिसी है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर होता है तो इन्फ्लेशन में कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर दिया जाता है, डिफ्लेशन में इसको डिक्रीज कर दिया जाता है, तो ऑब्वियसली ये इम्पैक्ट करती है। ये भी क्या है, ट्रू है। All the bank have the same nature and extent of program of credit sanction and disbursement. क्रेडिट सेंक्शन और डिसबर्समेंट का सेम नेचर का प्रोग्राम, सेम नेचर का प्रोग्राम हर एक बैंक अडॉप्ट करता है। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक बैंक का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपना रूल रेगुलेशन है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन के लिए जो है आरबीआई उनको कुछ नहीं कह सकता, उसने और जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं वो सब उनको फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन क्रेडिट क्रिएशन वो अपने हिसाब से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रेखा एंड अर्जुन एंटर्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय रेखा एग्रीड टू सेल अर्जुन ₹1,000 वर्थ ऑफ हेरोइन एंड इलीगल सब्सटेंस। इलीगल सब्सटेंस, विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दिस? अगर इलीगल चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड। तो टेक्निकली इसका सही आंसर ऑप्शन 3 होना चाहिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अगर हार्ड केस में अनलॉफुल भी हो सकता है इसमें, लेकिन टेक्निकली होना क्या चाहिए इसका, वॉइड। इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग वॉइड है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? यहाँ पे भी ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। When required rate of return is equal to nominal rate, the value of bond is equal to its par. देखिए, सपोज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है बॉन्ड पर 10% और नॉमिनल रेट यानी कि मार्केट में रेट है 10%, तो जो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो एज पार होगी। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अगर बॉन्ड की रेट है 10% और मार्केट की रेट 12% है तो ऑब्वियसली लोग बॉन्ड खरीदेंगे नहीं, तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, लेसर होगी। और ये कह रहा है ग्रेटर। अगर मार्केट में रेट है 8%, नॉमिनल रेट है 8%, बॉन्ड की रेट 10% है, तो यहाँ पे लोग मार्केट में इन्वेस्ट ना करके बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी, अप होगी। तो ये कह रहा है अगर लेस नॉमिनल वैल्यू है तो वैल्यू लेस होगी, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द मोस्ट एंसेंट बैंक इन द वर्ल्ड? अभी हमने पीछे बात भी की थी,
वेनिस बैंक, ये क्वेश्चन में आया भी था, इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन एंड रीजन की बात कह रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ मोस्ट रेटर्स, जो रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, टू गिव द एवरेज रेटिंग टू ऑल द सेंटर ऑफ द स्केल। सब सेंटर को एवरेज रेटिंग देना सेंटर टेंडेंसी का काम है। अ वेरी हाई रेटिंग और वेरी लो रेटिंग कुड इनवाइट क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म्स एंड एक्सप्लेनेशन। अगर किसी को बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा हाई रेटिंग दी जाती है तो उससे क्वेश्चनिंग अराइज होती है। दोनों ट्रू हैं और दोनों एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ बायर डिसीजन। अगर फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, बायर की एज। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट वाज इनेक्टेड विद प्रोहिबिट्स discrimination in matter related to remuneration on the basis of religion, reason of gender। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको एंड करने के लिए कब रेम्यूनरेशन एक्ट इनेक्ट हुआ था, 1976 में। तो ये तो लर्न करने की चीज है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, द बैंकर्स टेक केयर ऑफ फंड ऑफ कस्टमर एज। बैंकर कस्टमर के फंड को कैसे टेक केयर करते हैं, एज अ सिक्योरिटी गार्ड। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व अ म्यूचुअल एग्रीमेंट कम्स इन टू बीइंग आफ्टर एन अनएक्सपेक्टेड अकरेंस। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो म्यूचुअल एग्रीमेंट से बना है और वो एग्जिस्टेंस में तब आता है जब कोई हैपनिंग होती है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड अकरेंस की वजह से वो एग्जिस्टेंस में आता है। कोई एक्सीडेंट हुआ है या नेचुरल कैलामिटीज हुई है, उस सिचुएशन में आता है। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज हैव एलिमेंट ऑफ रिस्क। दोनों पार्टी के लिए रिस्क रहता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है एलिएटरी कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जितने भी हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, एलिएटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 60 क्वेश्चन। अब हमारे 60 क्वेश्चन और बच गए हैं, थर्ड पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।